नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की बारिश की। 9 अक्टूबर 2020 की शाम शहर हैदराबाद के लिए कोई मामूली शाम नहीं थी, क्योंकि आसमान से बरसने वाला पानी कोई मामूली नहीं था। यह अजाब की शक्ल में शहर पर नाजिल हुआ। बादल फट पड़े और आसमान टूट पड़ा। शहर में होने वाली बारिश ने अपने हालिया तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक बारिश ने चंद घंटों में ही इतने मसाइल पैदा किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 2 घंटे मुसलसल बारिश ने शहर के किसी भी सड़क को खाली नहीं छोड़ा और कहीं से भी हैदराबाद शहर वो शहर नहीं लगता था जिसको हाल ही में कुछ आलमी एजाज मिल चुके हैं। मूसलाधार बारिश के सबब सबसे पहले शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। निकासी का निज़ाम इस भारी बारिश को संभालने से खासिर हो गया। बारिश रुकने के 4 घंटे बाद बल्कि रात भर भी शहर की सड़कों पर पानी जमा रहा। रात भर लोग अपने अपार्टमेंट, गलियों और घरों से जमाशुदा पानी की निकासी करते हुए देखे गए। कुछ सड़कें पूरी तरह बंद हो गई। बारिश ने कई जगह बरक़ी सरबराही मसदूद कर दी। सबसे ज़्यादा मुश्किलात छोटे मकानात, छोटी गलियों और नशीबी इलाकों के मकीनों को हुई। बारिश थमने के बाद रात 11 बजे तक ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह ठप रहा। ट्रैफिक पुलिस, DRF और दीगर हुक्काम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने में 4 से 5 घंटे लगे। शहर में आज जब बारिश होती है तो इस पर खुशी से ज़्यादा खौफ तारी हो जाता है। हैदराबाद अब मुंबई, चेन्नई और दीगर दूसरे शहरों की तरह पानी से मुतासिर या अदम निकासी से मुतासिर शहर बनता जा रहा है। मौसम बरसात में होने वाली थोड़ी सी बारिश भी शहर में हमलो नकल और दीगर तमाम निज़ामों को मुतासिर कर देती है, जबकि ज़्यादा बारिश शहर को पूरी तरह मफलूज कर देती है। इस मामले पर सिर्फ हुकूमत को कोसना या GHMC को जिम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं रहेगा, बल्कि अब ये एक संगीन और इज्तिमाई मसला बन गया है। इस पर तमाम शहरियों को संजीदगी से सोचना होगा। हमें ये मानना होगा कि उसूलों व क़वायद को बालाए ताक रखते हुए तामीरात ने आज शहर की ये हालत कर दी है। आज शहर में पानी की निकासी का निज़ाम पूरी तरह ठप हो चुका है। बड़ी बड़ी और बेहतरीन सड़कों के बावजूद बारिश के दौरान ज़ायद पानी की निकासी एक मुश्किल तरीन मसला बन गई है। अनकरीब GHMC इंतखाबात हैं और हुकूमत तरक्की और सहूलतों के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जबकि बारिश इन तमाम दावों पर पानी फेर रही है। फिर किस मुंह से हुकूमत ये इलेक्शन लड़ेगी, ये वही जानती है। वैसे बारिश और उसकी तबाहकारियों को सिर्फ इंतखाबी नज़र से देखना भी ज़्यादा सही नहीं है। इसको एक इंसानी और अहम मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसका हल तलाश करना चाहिए। 9 अक्टूबर को होने वाली बारिश ने शहर की कई सड़कों, मकानों, गाड़ियों, दुकानों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा रोज़मर्रा की तमाम सरगर्मियां भी पूरी तरह ठप हो गईं और शहर में एक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इस सूरत हाल को वक्त रहते तब्दील करने की ज़रूरत है। शहर की सड़कों, गलियों और ड्रेनेज लाइंस को कुशादा करते हुए बारिश से पहले ही इसका इंतज़ाम कर लेना सबके लिए मुफीद होगा। इसके लिए सरकारी ओहदेदारों, अवाम और तमाम को कुर्बानी देनी होगी, वरना शहर को मिलने वाले तमाम आलमी एजाज़ बेमायने हो जाएंगे। 100 साल कबल शहर में एक तुग़यानी की तबाही एक तारीख बना चुकी है और आज बारिश के दौरान शहर के हालात तमाम तर जदीद सहूलतों के बावजूद तुग़यानी जैसे ही हैं। 400 साल कबल कुली कुतुब शाह ने खुदा से दुआ की थी कि शहर को लोगों से भर दे जैसे कि समंदर में मछलियाँ, और आज हम सब ने वाकई शहर को समंदर में बदलने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। अभी भी वक्त है कि हम इस सूरत हाल लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन की फ़ौजों में तनाव के बीच अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 60,000 फ़ौजी तैनात किए हैं। पॉम्पियो ने चीन के रवैये और इससे इंडो पैसिफिक मुल्कों के ग्रुप क्वाड के लिए नज़र आ रहे ख़तरों को लेकर चीन की खिंचाई की है। उधर अमरीकी NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अब
वो वक्त आ गया है जब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि चीन से बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन अपना जारहाना रवैया नहीं बदलने वाला है। पॉम्पियो ने क्वाड ग्रुप यानी इंडो पैसिफिक मुल्कों अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की टोक्यो में हुई मीटिंग से लौटने के बाद एक इंटरव्यू में चीन पर निशाना साधा। क्वाड की मीटिंग में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर शामिल हुए थे। अमरीकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने उटाह में कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हिंदुस्तानी सरहद पर तौसी जारहियत साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर चीन ताकत के बल पर एलएसी पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन से नज़र बचाने या उससे नरमाहट बरतने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम के लिए जहाज़ खरीदे जाने के हवाले से पीएम मोदी पर हफ्ते को एक बार फिर हमला किया और एक वीडियो शेयर करके फौजियों के लिए नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकें और अपने लिए महंगा जहाज़ खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। लद्दाख सरहद पर चीन और हिंदुस्तान के माबीन तनाज़े पर राहुल गांधी गुज़िश्ता कई महीनों से नरेंद्र मोदी पर मुस्तकिल हमलावर हैं। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया है कि ट्रक के अंदर बैठे कुछ फौजी आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक का कहना है कि उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, हमारे फौजियों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और हमारे वजीर आजम के लिए 8,400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज़। क्या ये इंसाफ है? इससे पहले कांग्रेस के साबिक सदर ने जुमेरात को भी जहाज़ खरीदने के लिए वजीर आजम को निशाना बनाया था और कहा था कि वजीर आजम को सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र है। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म ने अपने लिए 8,400 करोड़ का तैयारा खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हमारे फौजी जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म लिबास 30 लाख, जैकेट्स, दस्ताने 60 लाख, जूते, ऑक्सीजन सिलेंडर 66,20,000। वज़ीर आज़म को सिर्फ 16,80,000। वज़ीर आज़म को सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र है, ना कि फौजियों की। के लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर इबादत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेके अपने उसी सब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? कि पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलगे, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी कबाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं, तो अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से बातचीत के लिए अपने मकबूल माहाना प्रोग्राम मन की बात की अक्टूबर के नशरियात के लिए आज लोगों से मशवरे देने की अपील की। नरेंद्र मोदी का यह प्रोग्राम हर माह के आखिरी इतवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे नशर किया जाता है। इस माह ये 25 अक्टूबर को नशर किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस 2019 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 17वां प्रोग्राम होगा। मोदी ने ट्विटर हैंडल से इस माह पेश किए जाने वाले मन की बात के लिए मशवरे तलब किए। मशवरा माई ऐप माई जियो पर इश्तिराक या पैगाम रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं।
लोन मॉरेटोरियम यानी कर्जों की अदायगी को मौखर करने के अमल के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ तक के कर्जों के लिए सूद माफ़ करने के अलावा किसी भी तरह की राहत देना कौमी मईशत और बैंककारी के शोबे के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। मरकज़ ने कहा है कि पहले ही हुकूमत ने माली पैकेजेस के ज़रिए इमदाद का ऐलान किया था। इस पैकेज में मज़ीद छूट का इजाफा मुमकिन नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सूद में नरमी और कर्ज़ों पर मुख्तलिफ शोबों को राहत देने के बारे में दाखिल किया। हलफनामे में मरकज़ ने कहा कि पॉलिसी हुकूमत का दायरा-ए-कार है और अदालत को खुसूसी शोबे से मुतालिक माली इमदाद पर गौर नहीं करना चाहिए। मरकज़ ने यह भी कहा कि किसी मफाद आम्मा की अर्जी के ज़रिए किसी ख़ास इलाके के लिए रिलीफ नहीं लिया जा सकता। अपने हलफनामे में मरकज़ी हुकूमत ने अदालत को बताया कि बहरान से मुकाबले के लिए कर्ज देने वाले इदारे और उनके कर्जदार तंजीम में नौ के हवाले से मंसूबे बनाते हैं। मरकज़ और RBI इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हुकूमत ने अदालत को बताया कि काबीना की मंजूरी के बाद 2 करोड़ तक के कर्जों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ़ करने के तरीक़ेकार जल्द जारी कर दिए जाएंगे। बयान हल्फी में कहा गया है कि बैंकों को नोटिफिकेशन की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट छूट स्कीम को नाफिज करना होगा। मरकज़ ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए की MSME इमरजेंसी क्रेडिट पॉलिसी पहले ही शुरू की गई है ताकि वो बाज़ाब्ता तौर पर काम दोबारा शुरू कर सकें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक कई दावे गलत साबित हो रहे हैं। पहले एम्स के पैनल ने कत्ल के शक को खारिज किया। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्टर के बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने की बात से इनकार किया। रिपोर्ट में ED के जराये के हवाले से कहा गया है कि सुशांत के खानदान की जानिब से गलत फहमी के चलते इल्ज़ामात लगाए गए। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ED के जराये ने कहा कि सुशांत के खानदान को उनके फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद उन्हें उनके खातों से बड़े पैमाने पर रकम की गड़बड़ी पर शक था। ED को सुशांत के खाते से मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी मुश्तबा लेन देन के सबूत नहीं मिले। हालांकि अकाउंट से हुए छोटे मोटे ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ट्रांजैक्शन क्यों और कैसे किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ED को जांच में पता चला कि सुशांत के बैंक खातों से 2 करोड़ 78 लाख रुपए टैक्स में दिए गए। कुछ छोटी मोटी रकम अभी भी मिसिंग है। जांच एजेंसी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। ED के जराये ने यह भी बताया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती के खाते में सुशांत के अकाउंट से किसी बड़े अमाउंट का सीधा ट्रांजैक्शन नहीं मिला। जांच एजेंसीज या जांच अफसरान का मानना है कि दोनों के बीच छोटा मोटा लेन देन हो सकता है। अपने बयान में सुशांत के वालिद के वकील विकास सिंह भी ये कह चुके हैं कि ख़ानदान को एक्टर के फाइनेंसेस के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। ख़ानदान ने कभी उनके फाइनेंसेस में दखल नहीं दिया और ना ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। 31 जुलाई को ED ने सुशांत सिंह राजपूत के वालिद KK सिंह की पटना में दर्ज FIR की बुनियाद पर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, वालिद इंद्रजीत, मां संध्या, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और मैनेजर श्रुति मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। KK सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन सभी मुलजिमीन ने सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। मामले में ED ने करीब 24 लोगों से पूछताछ की है, जिनमें अहम मुलजिमीन समेत सुशांत का साबिक स्टाफ और साबिक टैलेंट मैनेजर शामिल हैं। ख़वातीन के खिलाफ पूरे मुल्क में बढ़ते हुए जराइम बिलखुसूस आबरूरेज़ी के वाक़यात के सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को एडवाइज़री जारी करके कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम के हर मामले में सभी क़वानीन की पैरवी करते हुए ज़रूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गुज़िश्ता महीने एक लड़की की मौत और उसके साथ मुबैना आबरूरेज़ी के वाक़े और मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में भी ख़वातीन के खिलाफ जराइम में पुलिस के किरदार के सिलसिले में पैदा होने वाले सवालात के दरमियान वज़ारत दाखिला के महकमे ख़वातीन सिक्योरिटी ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को एडवाइज़री जारी की है। एडवाइज़री की कॉपियाँ सभी पुलिस डायरेक्टर जनरलों और पुलिस कमिश्नरों को भी भेजी गई हैं। वज़ारत ने कहा है कि वो इससे पहले भी वक्तन फ़ौक़तन इस तरह की एडवाइज़रीज़ जारी कर चुका है और फिर से ये एडवाइज़री जारी की जाती है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम बिलखुसूस आबरूरेज़ी के मामलों में तयशुदा क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई की जानी ज़रूरी है। आबरूरेज़ी के मामलों में FIR और 0
अफसरान के खिलाफ सजा या दीगर तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि उम्रा के मनासिक की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन की मदद और मुआवनत के लिए मजीद 531 मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं। उन्हें 3 अलग अलग यूनिफॉर्म के रंगों में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप में 159 मुलाजिमीन शामिल हैं, जिन्हें मजीद 18 सुपरवाइजर्स की निगरानी में अलग अलग टीमों में तकसीम किया गया है। ये खादिमीन 3 घंटे में 1000 मोतमरीन को उम्रे की अदायगी में मदद फराहम करते हैं और दिन भर में 6000 मोतमरीन की मदद कर रहे हैं। उन्हें मस्जिद हराम में मुताफ के दाखिली रास्ते अल-शबीका, अजियात कदी और बाब अली पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। मस्जिद हराम में हुजूम से मुतालिक उमूर के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर उसामा अल हुजैली ने बताया कि जनरल प्रेसिडेंसी बैतुल्ला में आने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और कोशिशों को बुरोए कार ला रही है। उनका कहना है कि आज़मीन उम्रा की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत फराहम की गई है ताकि आज़मीन को मनासिक की अदायगी में किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उनका कहना था कि कोरोना की वबा के मौके पर उम्रा ज़ायरीन को वबा से महफूज रखने के लिए खुसूसी SOPs तैयार किए गए हैं और उन पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान माजूर अफराद को व्हील चेयर्स फराहम की जा रही हैं। हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर के एक दूसरे ओहदेदार इंजीनियर निज़ार बिन हमज़ा अलाउद्दीन ने कहा कि बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के साथ साथ कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए भी SOPs वज़ा किए गए हैं। उनका कहना था कि तवाफ़ के लिए 3 अलग अलग रंगों में ट्रैक तैयार किए गए हैं, जिनमें मुनासिब फासला रखा गया है। तवाफ़ का पहला चक्कर 10वें ट्रैक से होता है, जो तीसरे ट्रैक पर ख़त्म हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानियत की बात की जाए तो तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी सिर्फ उन लोगों ने फैलाई है जिनके अपने मफादात मुतासिर होते हैं। मुग़ल हुक्मरान अकबर के खिलाफ जंग में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की फ़ौज में मुसलमान फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में जब भी मुल्क की सकाफ़त पर हमला हुआ तो तमाम मज़ाहिब के साथ लोग मिलकर खड़े हुए। संघ के सरबराह ने महाराष्ट्र से शाया होने वाले हिंदी रिसाले विवेक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के बेशतर मुसलमान मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि क्या दुनिया में एक भी मिसाल ऐसी है जहां किसी मुल्क के अवाम पर हुक्मरानी करने वाला कोई गैर मुल्की मजहब अब भी वजूद में हो। भागवत ने कहा कि कहीं नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बरक्स पाकिस्तान ने भी दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को कभी हुकूक नहीं दिए और इसे मुसलमानों के अलग मुल्क की तरह बना दिया। भागवत ने कहा कि हमारे आइन में ये नहीं कहा गया है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, या ये कहा गया हो कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही सुना जाएगा, या अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हिंदुओं की अवलियत को कबूल करना पड़ेगा। हमने उनके लिए जगह बनाई, ये हमारी कौम की फितरत है और इस फितरत को हिंदू कहा जाता है। संघ के सरबराह ने कहा कि हिंदुओं का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है। मज़हब को आपस में जोड़ने वाला, बेहतरी लाने वाला और तमाम को एक धागे में पिरोने वाला होना चाहिए। भागवत ने कहा कि जब भी हिंदुस्तान और उसकी सकाफ़त के लिए अक़ीदत बेदार होती है और आबा व अजदाद के लिए फ़ख्र का एहसास पैदा होता है, तमाम मज़ाहिब के माबीन तफरीक ख़त्म हो जाती है और तमाम मज़ाहिब के लोग साथ खड़े होते हैं। अयोध्या राम मंदिर की तामीर के तनाजुर में RSS के सरबराह ने कहा कि ये न सिर्फ रिवायती मकासद के लिए है बल्कि ये मंदिर कौमी इक़दार और किरदार की अलामत है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि इस मुल्क के लोगों के हौसले और इक़दार को दबाने के लिए मंदिरों को मिसमार किया गया था। इसी वजह से हिंदू माशरा एक तवील अरसे से मंदिरों की तामीर नौ करना चाहता था। हमारी जान को ख़तरा था और हमारे आदर्श श्री राम के मंदिर को गिराकर हमें जलील व ख़ार किया गया। हम उसे दोबारा तामीर करना चाहते हैं, इसे वसअत देना चाहते हैं और इसी वजह से अजीमुशान मंदिर तामीर किया जा रहा है। सत्य है। और भारत के बाहर हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए हमारी भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। मुझे मिले थे रेलवे के TC बंगलोर में मिले, बंगलोर से मैं शिमोगा जा रहा था, तो जाफर शरीफ साहब थे ना, उनके वो भतीजे, उन्होंने मुझे बताया, तब तक मुझे मालूम नहीं था।
उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ ऐसा है कि मरते हैं तो कफन में, जब तक वतन की मिट्टी नहीं पड़ती तब तक जन्नत नसीब नहीं होती। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन का आंकड़ा 3,71,68,277 हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,79,27,224 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,73,632 हो चुका है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच फ्रांस में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ये बात अब वहाँ की हुकूमत ने भी मान ली है। जुमे के रोज़ फ्रांस में 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। फ्रांस के नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में माना कि मुल्क में इन्फेक्शन की दूसरी लहर बेहद तेज़ी से फैल रही है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि तहदीदात पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 82,753 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 10,407 से घटकर 8,83,185 रह गई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,753 अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिससे मुल्क में जानलेवा वबा से निजात पाने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 59,88,823 हो गई है। इसी अरसे के दौरान कोरोना के 73,272 नए केसेस के रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 69,79,424 हो गई है। गुज़िश्ता इतवार के बाद से मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 926 मरीजों की हलाकत के बाद मुल्क में इस वबा से अमवात की तादाद बढ़कर 1,07,416 हो गई है। फिलहाल कोरोना के 8,93,592 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की शरह 12.85% है। शिफायाबी यानी रिकवरी रेट 85.81% है, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.54% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,811 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,10,346 हो गई। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1217 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 291 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद कुत्तागुड़म में 81, जगतियाल में 30, जनगांव भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 25, इसी तरह मुख्तलिफ अजला से नए केसेस दर्ज होने की रिपोर्ट्स आई हैं। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोविड-19 को रोकने के लिए मुहिम में कोरोना वायरस की जांच पर जोर दिया जा रहा है और 9 अक्टूबर को टेस्ट की मजमूई तादाद 8.5 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है और 10 लाख की आबादी पर कोरोना जांच की शरह 62,000 से ज़ायद हो गई है। हफ्ते को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 अक्टूबर को मुल्क में कोरोना वायरस के 11,64,018 नमूनों की टेस्ट की गई थी, जिससे मजमूई तादाद 8,57,98,698 हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जरिए की गई इस तशहीर को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से फैला है। चीन ने जुमे के रोज़ दावा किया है कि कोरोना वायरस वहां से पहले ही दुनिया में फैल चुका था, बस चीन ने इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को इत्तला सबसे पहले दी। चीन ने कहा कि यह वबाई वायरस दुनिया के कई हिस्सों में पहले ही फैल चुका था, लेकिन किसी ने उसकी इत्तला नहीं दी और चीन पहला मुल्क था जिसने इसके बारे में दुनिया को बताया। चीन ने अमेरिका के उन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है कि कोरोना वायरस चीनी शहर वुहान की एक तजुर्बागाह से फैला। चीन ने इस इल्ज़ाम को भी खारिज कर दिया कि इंसानों से पहले ये वायरस चमगादड़ या पेंगुइन में उभरा था। ये बयान चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक नया तरह का वायरस है और इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं गुज़िश्ता साल के आखिर में दुनिया के कई हिस्सों में वबाई वायरस फैला था, लेकिन चीन वो पहला मुल्क था जिसने इस वायरस की शिनाख्त की और पूरे आलम के साथ इस मालूमात को शेयर किया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने न सिर्फ चीन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि यह वायरस एक चीनी तजुर्बेगाह से फैला, बल्कि ये भी कहा था कि चीनी हुकूमत इन सब पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस वायरस से 3.5 करोड़ अफराद
से ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जबकि हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है, लेकिन हिंदुस्तान में शिफायाब होने की शरह बहुत अच्छी है। कोरोना दो तरह से दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला, ये मरीजों में दिमाग तक अपना असर छोड़ रहा है, उनमें सिर दर्द के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा, उन लोगों में तनाव और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं जो इन्फेक्शन से डर रहे हैं या कोरोना की वजह से नौकरी जाने से परेशान हैं और वबा में अकेले पड़ गए हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII की हालिया रिसर्च बताती है कि मुल्क में कोरोना के आने के बाद 43% आबादी डिप्रेशन से जूझ रही है। ये रिसर्च 10,000 हिंदुस्तानियों पर की गई है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। कोरोना वबा में ये समझें कि वायरस कैसे दिमाग पर असर छोड़ रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि कोरोना वायरस ब्रेन में पहुंचकर अपनी तादाद बढ़ा सकता है और दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल घटा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कलकत्ता के साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना नाक के जरिए ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंच सकता है जो सांस लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। दुनिया भर में कोरोना के सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जिनमें कोरोना का असर सीधे तौर पर दिमाग पर देखा गया। अमेरिका में मार्च में कोरोना का चौंकाने वाला मामला आया। खांसी बुखार के अलामात के बाद 74 साल के शख्स को अस्पताल लाया गया। सांस लेने में तकलीफ इतनी बड़ी थी कि वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। हाथ पैर को मूव करने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने दिमाग की जांच की तो पाया कि उसे ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। अमेरिका के मिशिगन में एयरलाइन में काम करने वाली 50 साल की एक खातून को इन्फेक्शन हुआ। उसे तेज सिर दर्द के अलामात दिखे। डॉक्टर से बातचीत करते हुए उसकी बोलने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई। ब्रेन स्कैनिंग की गई तो पता चला कि दिमाग के कई हिस्सों में सूजन है। डॉक्टरों ने इसे एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफ्लोपैथी का नाम दिया। हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्टम की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एजिसा फोरे के मुताबिक इन्फेक्शन के बाद कुछ दिनों में दिमाग में सूजन आ जाती है और लगातार बनी रहती है। ऐसे मामले सामने आए हैं। ये मामला बताता है कि ख़राब हालात में कोरोना वायरस दिमाग को भी इंटरप्रेट कर सकता है। दूसरी जानिब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोरोना वबा में डिप्रेशन और स्ट्रेस कई वजूहात से बढ़ा है। किसी को इन्फेक्शन का डर है तो किसी की नौकरी चली गई। कोई घर के अराकीन के पॉजिटिव आने के बाद तनाव में रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त तक घर में रहने की वजह से भी तनाव और स्ट्रेस से जूझते रहे। ये तनाव अभी भी पूरी तरह से दिल से नहीं निकला है, इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं है बचाव को ही वैक्सीन समझें और मन के डर दिल से जो खौफ है उसको निकालें। हर वक्त उदास रहना, काम में मन ना लगना, भूख और प्यास का होश ना रहना और हमेशा नेगेटिव बातें करना मेंटल डिसऑर्डर के अलामात हो सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ में कमी निकालना, ज़ायद वक्त तक सोना और अलग थलग रहने जैसे अलामात से जूझ रहे। अगर कुछ लोग जूझ रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। फैमिली मेंबर या कोई करीबी में ये अलामात दिखे तो फौरी साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें। हरियाणा में एक कारोबारी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए बीमा की रकम हड़पने और कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी रची। इस ड्रामे की शुरुआत मंगल की रात को हुई। हिसार जिले के हांसी जिले में हुई कार में राम मेहर नाम के कारोबारी की लाश मिली। अफराद खानदान ने पुलिस को बताया कि राम मेहर ने आखिरी वक्त में कॉल करके कहा था कि जल्दी आ जाओ, मेरी जान खतरे में है। 2 बाइकों पर सवार लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद अफराद खानदान ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पुलिस और अफराद खानदान पहुंचे तो जली कार में ढांचा बन चुकी एक लाश मिली। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि राम मेहर से 11 लाख रुपए लूटकर कार समेत जिंदा जला दिया गया। लेकिन जुमे तक ये कहानी पूरी तरह से पलट गई। राम मेहर जिंदा है। वारदात के 65 घंटे बाद 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिंदा मिला। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर हांसी ले आई। खुद की मौत के ड्रामे का खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। दरअसल कारोबारी की कॉल डिटेल की जांच में पुलिस को उसकी एक खातून दोस्त का पता चला। उसी से पूछताछ के बाद पुलिस कारोबारी को ट्रेस करने में कामयाब हुई। जांच में सामने आया कि राम मेहर ने कुछ वक्त पहले 1 करोड़ 60 लाख की 2 बीमा पॉलिसियां करवाई थी। हिसार रेंज के आईजी संजय कुमार ने बताया कि बीमा की रकम हड़पने और कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए राम मेहर ने यह नाटक रचा। पुलिस जांच कर रही है कि कार में जला
जो लाश मिली थी वो किस शख्स की है? ये शक है कि लूट और कत्ल का ड्रामा रचने के लिए कारोबारी ने रोहतक से करीब 1.5 लाख रुपए में एक कोरोना मरीज की लाश खरीदी थी। इसे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर रखकर कार में केमिकल छिड़ककर आग लगा दी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।